इंडियन एयरफोर्स में सेवाएं देना और फिर उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे आना। मेरे गुरु ए के चटर्जी इलाहाबाद में मुझे मिले, उनके माध्यम से जब मुझे मैजिक ऑफ थिंकिंग भी किताब उन्होंने मुझे पढ़ा दी। एयरफोर्स में नहीं जाता और सीधा ही मुझे भगवान सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर का ज्ञान ब्लेस कर देता 20-25 साल में, तो पैसों से एयरफोर्स का एडवेंचर नहीं खरीद सकते आप। सिग्नेचर से क्या साइंटिफिक तरीका है जो पता लग जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है? आप व्यक्ति को किसी भी पद का ले लीजिए, किसी भी कास्ट का ले लीजिए, किसी भी धर्म का ले लीजिए और किसी भी कंट्री का ले लीजिए, अगर व्यक्ति अपने नाम पे पूरा सर्किल कर देता है तो वो व्यक्ति, अब माइकल जैक्सन की बात लीजिए, अब माइकल जैक्सन से बड़ा सुपरस्टार तो मैं मानता हूँ जहां तक वर्ल्ड लेवल पे शायद दूसरा कोई हुआ नहीं है। और माइकल जैक्सन का सिग्नेचर हमारी थ्योरी के अनुसार जो गूगल में अवेलेबल है, वो अमिताभ बच्चन जी का एक सिग्नेचर गूगल में था, अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे, फिर अंडरलाइन, फिर 2 डॉट लगाते थे। जो व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखेगा, कहाँ सिग्नेचर में अपने में गलती कर रहे हैं? तो अपना सिग्नेचर करने के बाद अंडरलाइन करने वाली जो प्रवृत्ति है। कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका आपने अभी तक सिग्नेचर ठीक कराया? शांत शर्मा जी ने खुद मेरा नाम बोला है, या हरभजन पाजी ने खुद मेरा नाम बोला है, बड़े लेवल पे बोला है। एक खिलाड़ी का नाम एस से शुरू होता है और एक खिलाड़ी का नाम के से शुरू होता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरीके से उनके सिग्नेचर ने, उनकी सत्ता ने विपक्ष को औंधे मुंह गिरा दिया था पिछले 2 इलेक्शन में, इस बार वैसा नहीं होगा। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे? अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर में नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण। आपने मूलांक और भाग्यांक के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, अंकों का गणित सुना होगा कि कैसे अंकों के गणित को सुधार के आप अपने जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कैसा हो कि अगर आपका हस्ताक्षर देखकर कोई आपके बारे में बता दे, आपके भविष्य के बारे में बता दे, और आप उस हस्ताक्षर में जो गलतियां कर रहे हैं उसको सुधार के आप अपने जीवन में जो नहीं पा रहे हैं उसको पाने में सफल हो जाए। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जाने माने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर गुरुजी रमेश राही जी, जो कि इंडियन एयरफोर्स में सेवाएं देने के बाद वहां से रिटायर हुए और उसके बाद तमाम सेलिब्रिटियों के सिग्नेचर्स को उन्होंने ठीक किया और उसके बाद वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। तो सिग्नेचर का साइंटिफिक रीज़न क्या है, कैसे काम करता है और इससे क्या नुकसान होता है और इसमें सुधार करके कैसे अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाया जा सकता है, इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही वो कहानी भी जानेंगे जिसमें इंडियन एयरफोर्स से सीधे सेलिब्रिटी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर की जर्नी शुरू हुई। तो सर, आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अग्रवाल साहब, नमस्कार। बहुत ही आपने अच्छा और शानदार परिचय दिया और नमस्कार, जय गुरु जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी जो जर्नी है वो सुन के मैं वैसे ही जो इंस्पायर हुआ हूँ आपसे, और सबसे पहले मैं उसी पे चर्चा करना चाहूँगा। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत ही उसी से करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में सेवाएं देना और फिर उसके बाद एकदम से करियर बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे आना, डिफरेंट बीट पर आना और स्विच करके और फिर उसमें सफलता हासिल करना, तो ये कैसे हुआ? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए प्लीज़। ज़रूर। इंडियन एयरफोर्स में, जिसको भारतीय वायुसेना कहते हैं, मैं उनको एक्चुअली वायुसेना माता कहता हूँ और इंडियन एयरफोर्स मदर कहता हूँ। तो इंडियन एयरफोर्स में वीआरएस के बाद 20 साल का हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है। तो आज मेरे हिसाब से देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो 20 साल में वीआरएस लेके आए और वो एकदम अलग कैरियर में स्विच करे बैठे हैं। क्योंकि एक अगर टेक्नीशियन यहाँ इंडियन एयरफोर्स का के बैंक में कर्मचारी है, या एक टेक्नीशियन कोई टीचर है, या एक टेक्नीशियन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, या टैक्साइज इंस्पेक्टर है, ऐसे तमाम विभाग में आप देखोगे हमारे वायुसेना निवृत्त सार्जेंट जो वीआरएस लेके आए थे मिलेंगे। तो ये कैरियर शिफ्ट करने में क्या है कि ये लोग भी अचानक कैरियर शिफ्ट नहीं करते। जब इंडियन एयरफोर्स में जो पार्ट टाइम जो समय मिलता है उसमें ये लोग इन्होंने अपने टारगेट को लेके पढ़ाई की और ये उस पढ़ाई करके इन्होंने आके बाहर कंपटीशन एग्जाम दिए और क्वालिफाई करके ये अपने कैरियर में चले गए। उसी तरह मुझे एयरफोर्स में रहते रहते जो मेरे गुरु ए के चटर्जी इलाहाबाद में मुझे मिले, उनके माध्यम से जब मुझे मैजिक ऑफ थिंकिंग भी किताब उन्होंने मुझे पढ़ा दी, तो मैं उस किताब को जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड समझ गया, तो उस सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे एक ही चीज़ अंदर से फिक्स कर दी कि भी तुझे इस दुनिया में बड़ा आदमी बनना है, सेलिब्रिटी बनना है। बिल्कुल। तो जैसे ये लोग अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, वैसे मैं अलग अलग
फिलोसफर्स के साथ, मेंटर के साथ, कहते हैं माइंड मसल को अपनी मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनाता रहा कि उसके अंदर एक वीआईपी फीलिंग आ जाए। कहते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा लंगड़े भी दौड़ पड़ते हैं, तो मेंटल एनर्जी अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है तो आपके शरीर की ताकत उसको फॉलो करती है। True. और दूसरी ताकत है, अगर मेंटल एनर्जी स्ट्रांग है तो आपकी डेस्टिनी भी उसको फॉलो करती है। बिल्कुल। तो ये जब मुझे पता लगा कि बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, जो चाहो वो हो सकता है, तो वो उसी दिशा में मैं क्लासें कर रहा था। और फिर उसी दिशा में मुझे एक समझ आई कि क्यों ना कुछ, जब ऐसा हो सकता है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें जीवन का आनंद आ जाए। जीवन का आनंद बहुत तरीके से आता है, लेकिन जो मेरी समझ में आया, जीवन का आनंद ये है कि जब कुछ लोग आपको थैंक यू करें, आपको ग्रेटिट्यूड दे कि आप उनके जीवन में उनको कामयाब करने में आपकी विद्या, आपका समय, आपका ज्ञान काम आया। बिल्कुल। या आप मन चाहा ट्रैवल कर सके, मन चाही कहते ना डेस्टिनेशन पे छुट्टियां बिता सके और मन चाहा डोनेशन कर सकें। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही वो जब ये समझ में आया तो मैंने भगवान से प्रेयर में बड़ा सोच का बड़ा जादू की जो प्रेयर, जो चाहो वो पाओ का जो मेडिटेशन था, वो मैंने यही किया कि मुझे विजडम मिले। और उस विजडम से मैं ऐसी विजडम मिले जिससे मैं लोगों को मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं, और लाल बत्ती वाले मुझे देख के खड़े हो जाए, या जो लाल बत्ती लगवाना चाहता है, जो लाल बत्ती के लिए अपने फील्ड में मेहनत कर रहा है, चाहिए कोई आईएएस की कोचिंग ले रहा है, पॉलिटिक्स में है, या सेलिब्रिटी बनना चाह रहा है, उनको मैं उनका रास्ता सुगम बना दूं। बिल्कुल। तो ऐसी विजडम मिले मुझे, ऐसे ये सोच के मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो मुझे 2008 के आसपास अचानक ब्लेस हुआ कि मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आ गया। तो जब मैंने अपने ऑफिस में बताया कि भाई मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन गया हूँ, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई आप बन गए हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ चमत्कार बताओ। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में अभी मैंने सिग्नेचर बदला है, और 2008 जैसे देखिए, अब 2011-12 में 2010 में मैं वीआरएस लेके जा रहा हूँ, और 2011 में आप देखेंगे, 12 में देखेंगे, 13 में देखेंगे, मैं सेलिब्रिटी मेंटर, क्रिकेटर्स मेंटर, टीवी सीरियल, मतलब बॉलीवुड, जो कि मतलब है ना, क्योंकि मैं बचपन से बहुत एम्बिशियस प्रवृत्ति का बच्चा था। तो ये जब फिल्मी दुनिया पर्दे पे देखता था, क्रिकेट मैच देखता था टीवी पे, तो ये इनके बारे में जब चर्चा होती थी कि दे लिव लाइफ किंग साइज, तो मुझे लगा इन किंग साइज जो लिव लाइफ जीते तो अपन भी उस फील्ड का हिस्सा है। बिल्कुल। और अपने को वो लाइफ जीनी है, देर से सही, लेकिन कहना देर आए दुरुस्त आए। तो बस, और फिर वीआरएस अपना सिग्नेचर बदल चुका था मैं, और जब मैं वीआरएस लेके बाहर आया तो उस सिग्नेचर के करिश्मे ने ऐसा करिश्मा किया कि 2011 में मेरे कैरियर की शुरुआत, ईशांत शर्मा जी ने मेरी बात को माना, उनको कामयाबी मिली, उन्होंने इस कामयाबी के चर्चे कई चैनल पे किए, उस चर्चे से मेरी चर्चा टीम इंडिया में हो गई। उसी ईशांत शर्मा की कामयाबी की वजह से हरभजन जी से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने मेरी कुछ बात मानी और उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई। फिर और हमारा कनेक्शन बना हरभजन जी के साथ। एक आपके साथ एक जर्नी थी एयरफोर्स वाली, एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर वाली। दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? वो ज़्यादा बेहतर थी क्योंकि लाखों लोग हैं जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उसके बाद उस प्रोफेशन को छोड़ के इसको करना और इसमें मुकाम हासिल करना, तो दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखो, मैं जहाँ तक मैं मेरी समझता हूँ, अगर मैं एयरफोर्स में नहीं जाता और सीधा ही मुझे भगवान सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर का ज्ञान ब्लेस कर देता 20-25 साल में, और आज मैं विश्व प्रसिद्ध सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन जाता, मेरे आइलैंड होते, मैं समुद्री जहाज का मालिक होता, मैं क्रूज का मालिक होता, मैं अरबपति खरबपति होता, तो पैसों से एयरफोर्स का एडवेंचर नहीं खरीद सकते आप। बिल्कुल। तो मैं बहुत थैंक्स टू गॉड हूँ कि एयरफोर्स की जो लाइफ है एज ए टेक्नीशियन, एज ए शोल्डर, एज ए एयर वॉरियर, वो इतनी एडवेंचरस रही। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 10 साल तो ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एयरफोर्स एकेडमी मैंने निकाले, जहाँ पर भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट या पायलट्स को तैयार किया जाता है, ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है। और दूसरी बात है, मैं फाइटर स्क्वाड्रन में भी एज ए टेक्नीशियन रहा, जो जहाँ पर बम लगते हैं, जो बमबारी करते हैं, जो देश की रक्षा में ना अहम भूमिका निभाते हैं। तो जहाँ तक लाइफ की बात करूँगा, तो वो आज मैं जिस लेवल पे मुझे जो फाइनेंस लग्जरी मिल रही है, और फिर मेरे पास एयरफोर्स का अनुभव है, तो लाइफ बहुत शानदार है। शानदार। लेकिन इस कहने में मैं बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगा। अगर एयरफोर्स का एडवेंचर जो था बहुत ही शानदार है, एयरफोर्स का एडवेंचर, जब हम ऑन ड्यूटी रहते थे बहुत ही प्राइड फील करता था मैं तो खास तौर पे। और आई एम हॉनर्ड कि मेरे बहुत ही शानदार साथियों का साथ मिला, बहुत शानदार कमांडर्स मिले जो मुझे कहते थे कि यू आर गोइंग टू बिकम समथिंग बिग इन योर लाइफ।
लेकिन अगर उसके बाद ये ज्ञान मुझे नहीं मिलता तो वो एडवेंचर जब एयरफोर्स से वीआरएस लेने के बाद ये लाइफ हो जाती तो ये लाइफ फिर मुझ पर बोझ बन जाती। बिल्कुल। तो एयरफोर्स का एडवेंचर बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रोवाइडली अगर बाहर भी अगर अपने खर्चे से हम एडवेंचरस लाइफ जी पाए, आप सोचो बाहर एडवेंचरस लाइफ जीने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो खर्चा आज मैं कर पा रहा हूँ, वो रिकॉग्निशन, वो नेम फेम जो हो पा रही है वो गुड लक सिग्नेचर की देन है। अदरवाइज कहते हैं कि मैं तो एक एक्स सार्जेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स हूँ जो किसी भी एक जॉब में फिट हो जाता है, एक मोहल्ले में सुरक्षित और है ना सुनियोजित और एक संयम भरी जिंदगी जीते हुए एक अपने मौत के रास्ते पे चला जाता। आज मैं देश विदेश के लोगों के लिए एक ऑक्सीजन बनाऊं, उनकी मंजिल पाने के लिए, उनको लाइफ सेफ्टी का गारंटेड सिग्नेचर देने के लिए। और रही मेरी बात तो मैं भी कुछ इच्छाएं जब भी रखता हूं, क्योंकि मैं एम्बिशियस माइंड का बंदा हूं, तो हो रही। अभी एक जैसे मैंने बॉलीवुड की इच्छा रखी थी इस साल की, बॉलीवुड में सिग्नेचर योग का प्रचार हो, बॉलीवुड के लोग इसको समझें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो अभी रिसेंटली इसी महीने कलर्स में बिग बॉस सलमान खान जी के साथ शूटिंग ऑफर आया हुआ है कि वो बिग बॉस के पार्टिसिपेंट का सिग्नेचर मैं डिस्कस करूंगा कौन जीतेगा। और जब डिस्कस करूंगा सलमान खान जी मुझे स्टेज पे इनवाइट करेंगे। ऐसे कपिल शर्मा जी का भी चल रही बात, गोकुलधाम सोसाइटी का भी ऑफर आया हुआ है। तो अभी क्योंकि बॉलीवुड में कहते हैं ना कि एम्बिशियस होने में, तो बॉलीवुड मेरा कर्ष रहा है, लेकिन जब मैं बॉलीवुड में एक्टर बनने का ऑफर आया तो मैंने मना कर दिया कि अब मैं बॉलीवुड में एक्टर बन के नहीं आऊँगा, क्योंकि जब गुरु ज्ञान हो जाता है तो कोई आपको कमांड करे, आपको आप इसको है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही तो अब बॉलीवुड में मैं जहाँ जा रहा हूँ सिग्नेचर गुरु बन के जा रहा हूँ। वो भी उन्होंने स्टोरी में ऐसी कृपा हुई, उन्होंने स्टोरी में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर की स्टोरी निकाल दी। सो दैट वे लाइफ दोनों की बहुत ही ज़बरदस्त है। थैंक्स टू एयरफोर्स, जिनकी वजह से मुझे AK चटर्जी गुरु मिले और बहुत शानदार एडवेंचर में रहा। बहुत कुछ एयरफोर्स यूनिवर्सिटी, जो एयरफोर्स में को मैं कभी यूनिवर्सिटी कहता हूँ, कभी मदर कहता हूँ, और मैं अपने कमांडर्स को बता के आया था, दोस्तों को बता के आया था 2010 में कि मैं एयरफोर्स यूनिवर्सिटी का पहला PhD, सेल्फ PhD डॉक्टर रमेश यादव हूँ, जिसने एयरफोर्स यूनिवर्सिटी से इतना ज्ञान लिया कि आने वाला टाइम में विश्व इनको सुनेगा और सम्मान देगा, और आज वो हो रहा है। तो बेसिकली सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, सिग्नेचर से क्या साइंटिफिक तरीका है जो पता लग जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, या उसका जो पास्ट रहा है वो कैसा है, या फ्यूचर उसको अगर सिग्नेचर में कुछ भी करने से फ्यूचर उसका ब्राइट कैसे हो सकता है? तो ये क्या साइंटिफिक रीज़न है? थोड़ा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें आप। देखो साइंस क्या होती है, साइंस वो होती है जैसे मोबाइल की चार्जिंग है। अगर एप्पल का मोबाइल चार्ज करना है तो वो इलेक्ट्रिक में इंडिया में भी लगेगा, US में भी लगेगा, बिल्कुल, तो चार्ज हो जाता है। ऐसी साइंस, ये पहले एक आर्ट थी एस्ट्रोलॉजी, अब ये साइंस बन चुकी है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी जैसे सिग्नेचर में एक बात बताऊं मैं आपको, आप व्यक्ति को किसी भी पद का ले लीजिए, किसी भी कास्ट का ले लीजिए, किसी भी धर्म का ले लीजिए, और किसी भी कंट्री का ले लीजिए, अगर व्यक्ति अपने नाम के पहले सर्किल पे पूरा सर्किल कर देता है तो वो व्यक्ति मनमर्जी का रहेगा। उस व्यक्ति को किसी दूसरे का आइडिया इतनी जल्दी समझ में नहीं आ पाएंगे। उस व्यक्ति को कोई नई चीज़ समझाने के लिए बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज वो व्यक्ति अपने ट्रैक पे चलेगा। ही विल बी ए मैन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट, सेल्फ ड्राइवन। तो ये अगर फर्स्ट लेटर अगर अंडरलाइन राउंडल हो गया है तो वो असर हर जगह मिलेगा। तो ऐसी हर सिग्नेचर में जो जितने ग्राफिक हैं, डॉट हैं, ग्राफिक है, अंडरलाइन है, सिग्नेचर बनाने का तरीका है। सिग्नेचर मान लो किसी बंदे का ओवर राइटेड सिग्नेचर आपने देखा होगा, कुछ पढ़ा ही नहीं जाता, हाँ, ना उसमें कोई लेटर नजर। ऐसा आदमी चाहे IAS अफसर हो, फिर मैं कहूँगा चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे लंदन में, चाहे इंडिया में हो, ऐसा आदमी डिसीजन लेने में हमेशा कंफ्यूज रहेगा। और ऐसा आदमी अगर किसी लीडरशिप पोस्ट पे आ गया, अर्ली ज्वाइनिंग होगी, वो IAS बन गया, तो उसके जूनियर हमेशा परेशान रहेंगे, बिकॉज वो आज एक डिसीजन देगा, कल एक डिसीजन देगा, उसका माइंड स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। तो साइंस इसलिए है कि इसमें जो ग्राफिक हैं वो इंडिया का आदमी लगाए या इंग्लैंड का आदमी लगाए, दोनों का असर सेम होता है। मान लो फॉर एग्जांपल एक सिग्नेचर है जिसमें फर्स्ट लेटर राउंड है, ठीक है, और एक व्यक्ति चपड़ासी है और एक व्यक्ति है IAS अफसर। उनके योग से, उनकी मेहनत से मान लो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब देख, चपड़ासी जो है इसको अपने बॉस की कई बातें, आर्गुमेंट इसकी रहेगी, बिल्कुल, ठीक है, ये कभी। और ऐसे ही जो IAS अफसर है उसको अगर ऊपर से कोई निर्देश देने वाला मिल गया, वो भी उन बातों को मान नहीं पाएगा, उसका वो भी सेल्फ ड्राइवन होगा।
तो ये साइंस इसलिए कि जब सिग्नेचर में हम लेटर बनाते हैं तो आज तक दुनिया इसको ऐसे ही बना देती है कि यार सिग्नेचर कर दो, चलो कर दो। अभी कॉन्शियसनेस 4-5 साल से लोगों में आ रही है, सिग्नेचर ही हमारा नेचर है, सिग्नेचर ही हमारा नेचर है, हमारा नेचर ही हमारा सिग्नेचर है। अगर आपके सिग्नेचर में एरोगेंस है तो आप एरोगेंस है, आपके सिग्नेचर में अगर कॉन्फिडेंट का पॉइंट है तो अच्छे पब्लिक स्पीकर है आप, आपके सिग्नेचर में जो भी पॉइंट है, जो भी ग्राफिक की डिजाइन है, वो आपका बिहेवियर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल, हमारा लक फैक्टर। जब सिग्नेचर में जो लक फैक्टर के ग्राफिक जो मुझे भगवान ने समझाए हैं, अगर मैं किसी सिग्नेचर के बारे में जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात बताऊंगा। अब माइकल जैक्सन की बात लीजिए। अब माइकल जैक्सन से बड़ा सुपरस्टार तो मैं मानता हूँ जहाँ तक वर्ल्ड लेवल पे शायद दूसरा कोई हुआ नहीं है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। और माइकल जैक्सन का सिग्नेचर हमारी थ्योरी के अनुसार जो गूगल में अवेलेबल है वो टफ लक और एरोगेंट माइंड का है। उसको हम कहते हैं एरोगेंट माइंड विद टफ लक। अब लोग कहते हैं गुरुजी वो टफ लक है, वो तो सुपरस्टार तो बन गया था। भाई सुपरस्टार बनने में आपकी कुंडली, आपका योग, आपकी मेहनत, आपका टैलेंट ने आपको सुपरस्टार बना दिया। बिल्कुल। और आप बन गए। अब बात आती है सिग्नेचर क्या करता है, आप जिस स्थान पे पहुंचे हैं वहां आप कैसे रहेंगे, वहां ट्रबल में रहेंगे, वहाँ कूल रहेंगे या वहाँ प्रोग्रेसिव रहेंगे, ये डिसाइड कौन करता है? हमारे सिग्नेचर का डिजाइन। ओके। तो माइकल जैक्सन सिग्नेचर क्या है? एरोगेंट एंड टफ लक। अब उसकी लाइफ में एरोगेंसी की भी तमाम घटनाएं आप गूगल में पढ़ सकते हो। और टफ लक तो देखो, इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद भी उसका जो कंट्रोवर्सी थी वो भी पढ़ सकते हो। बिल्कुल। और ज़्यादा समझने के लिए मैं दर्शकों से एक ही बात कहूँगा, टफ लक और गुड लक समझने के लिए आप बिल्कुल क्लियर कट हमारे पास एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी। ओके। अमिताभ बच्चन जी का एक सिग्नेचर गूगल में था, अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे, फिर अंडरलाइन, फिर 2 डॉट लगाते थे। जो व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखेगा और फिर अंडरलाइन और 2 डॉट लगाएगा, वो अपनी कला में एक साइंटिस्ट और अपने हुनर में आर पार हो जाएगा। तो अमिताभ बच्चन एक्टिंग में आर पार बने उस जमाने में जब वो अमिताभ नीचे बच्चन लिखते थे। और जब वो अपने हुनर में आर पार हो जाएगा और उसको एक मुकाम मिल जाएगा, फिर उस मुकाम पे जाके उसको एक बहुत स्लम्प आएगा और वो 0 हो जाएगा, जिससे अमिताभ बच्चन कर्जवान बने। ओके। अब अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर अमिताभ और बच्चन, वो आपने चेक पे देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, वो अमिताभ के आगे बच्चन लिखते हैं। और जिस तरीके से लिखते हैं उसमें क्या है, उसमें एक अमिताभ बच्चन के पीछे पैसा भागेगा और अमिताभ बच्चन 85 के आसपास की लाइफ सिग्नेचर के हिसाब से उनकी लाइफ बताई गई है। ठीक है। और आप देखिए अमिताभ बच्चन जब से सिग्नेचर बना है 20 साल से पैसा अमिताभ बच्चन के पीछे ही भाग रहा है। अमिताभ बच्चन जो ऐड कर रहे हैं, इतनी चीज़ों की ऐड अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। भाई गोविंदा तो आज भी पब्लिक के दिलों में राज कर रहा है, फिर गोविंदा को ऐड वाले उसके घर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि गोविंदा का सिग्नेचर ये कहता है कि 50 साल के बाद आपको मैं बिल्कुल भी काम नहीं दूंगा। ओके। और काम आएगा तो मैं आपके दिमाग से उस काम को मना करवा दूंगा। ओके। देखो, जब बैड लक का मतलब क्या है, बैड लक और सिग्नेचर का मतलब है या तो हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, और आएगी तो भी हमारा माइंड कह देगा इट इज़ नॉट अप टू मी। ओके। एंड ऑफ द डे हम उसका फायदा नहीं उठा सकते, जो कि गोविंदा जी के साथ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिग्नेचर आपका जो डाउनफॉल है उसमें भी कारगर है, और जो आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रोथ आपकी हो रही है, उसमें भी कारगर है। बिल्कुल, दोनों में वो जो है इक्वल कारगर होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आज आपको सुन रहे हैं, वो कैसे अपने सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करें कि वो कहाँ सिग्नेचर में अपने में गलती कर रहे हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, कैसे सुधार सकते हैं, सिग्नेचर विद्या में कहते ना कि अधगर जगरी छलकत जाए। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम, एस्ट्रोलॉजी की जहाँ तक मैं बात करूँगा, दर्शकों से मैं बात करूँ, दर्शकों ये बात बताओ, आप एस्ट्रोलॉजी सुधारना दर्शक क्यों चाहता है? ऋषभ जी अपने जीवन में नुकसान मिटाने के लिए चाहता है, बिल्कुल। अपने जीवन में फायदा करने के लिए चाहता है, बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को एक ही बात कहूँगा, दर्शकों, जिस 20, 30, 40, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख की नौकरी पाने के लिए आपने इतने साल पढ़ाई की, आप खास टीचर के पास गए, यस नो? बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब पे देख के किसी भी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी को फॉलो ना करें। ओके। मैं दर्शकों को एक बात समझाने जाऊंगा, यूट्यूब की कंसल्टेंसी से अगर आप एस्ट्रोलॉजी बनाएंगे तो धोबी का कुत्ता घर कने घाट का हो जाएगा।
किसी भी एस्ट्रोलॉजी को यूट्यूब में देख के फॉलो ना करें। यूट्यूब चैनल देख के जो एस्ट्रोलॉजर आपको लगता है कि इसको मैं फॉलो करने वाला हूँ, चाहे वास्तु वाला हो, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट वाला हो, चाहे पामिस्ट्री वाला हो, आप उस बंदे से, आप उस मेंटर से कांटेक्ट कीजिए और अपनी ऑनलाइन, कहते ना, 1-to-1 या ऑफलाइन कंसल्टेंसी लीजिए। अगर अब मैं सिग्नेचर के बारे में आपको बोलूँगी दर्शक ऐसा सिग्नेचर कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो उनको समझ के भी समझ में नहीं आना। बट एक मोटी बात मैं यहाँ समझाऊंगा दर्शकों को। दर्शकों अपना सिग्नेचर करने के बाद अंडरलाइन करने वाली जो प्रवृत्ति है, या तो हमारी सक्सेस को रोकती है, हमारे कैरियर को स्टेगनेट करती है, और अगर हमारा सिग्नेचर टेढ़ा है 45 डिग्री पे और बाद में अंडरलाइन है, तो हमें फाइनेंशियल लॉस करती है, हमारे रिलेशनशिप ब्रेकअप करती है, और हमें हमारी गद्दी से नीचे उतार के धड़ल्ले से नीचे गिराती है। तो 45 डिग्री वाले लोग अंडरलाइन कभी ना लगाएं। अगर वो लगानी है तो पहले अंडरलाइन लगाएं, पहले अंडरलाइन लगाएं, पहले अंडरलाइन लगाएं, उस पर सिग्नेचर लिखें। ओके। बाद में अंडरलाइन ना लगाएं। इसका भी फर्क है कि पहले अंडरलाइन लगाएं फिर सिग्नेचर करें, या सिग्नेचर करके अंडरलाइन लगाएं? इन दोनों में बड़ा फर्क है। देखिए दोस्त, आपने पानी पीना है ठंडा, तो कहते हैं ना, ठंडे पानी के ऊपर तो गर्म चाय चल जाएगी, लेकिन गर्म चाय पीते अगर ठंडा पानी पिएंगे तो क्या होगा? वो नुकसान करेगी। लेकिन ठंडे पानी पे गर्म चाय पिएंगे तो वो नुकसान नहीं करेगी। ओके। लेकिन अगर आपने गर्म चाय पी ली है, तुरंत ठंडा पानी पिएंगे तो क्या होगा? वो नुकसान करेगी। तो ऐसे ही हर चीज़ का तरीका है। तो अगर सिग्नेचर 45 डिग्री में रहता है और बाद में अंडरलाइन लगाते हैं, तो हमारी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, हम लोग स्मार्ट सिटीजन बन जाएंगे। लेकिन हाथ जो है वो मैं कहते ना, ठन ठन गोपाल। ओके। हम कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाएंगे कैरियर में, अपने घर में मेडिकल ट्रेजेडी में, कि सैडनेस से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ओके। और कई बार तो मैंने देखा है, मैंने 15 साल की रिसर्च की है, मैं डरा नहीं रहा भाई आप लोगों को। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ जो अंडरलाइन लगाते हैं वो आज से बंद कर दीजिए, अंडरलाइन पहले लगा लीजिए। आज आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना। और जो अंडरलाइन लगाते हैं जिनकी उम्र 40 साल हो गई है, वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं, या तो उनकी फाइनेंशियल लाइफ में, या उनकी रिलेशनशिप में, या उनकी मेडिकल लाइफ में वो बीमारी लग जाएगी जो पैसे से भी ठीक नहीं हो सकती। ओके। अब ऐसे भी जाने माने इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर हैं जो दुनिया को सिग्नेचर बनाना सिखा रहे हैं उनको, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो सिग्नेचर की क्लास भी ज़बरदस्त ले रहे हैं। सबसे हंसी वाली बात ये आती है कि जो सिग्नेचर साइंस को आम आदमी तो नहीं जानता, बिल्कुल उतनी ज़्यादा आम आदमी। और मैं तो सेलिब्रिटियों से भी मिला हूँ, वो भी कहते हैं रमेश जी आपके पास बैठ के ही पता लगा ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, पामिस्ट रीडर है, वास्तु वाले हैं, वो सिग्नेचर अपनी जो एक्सपर्टाइज, तो अपनी एक्सपर्टाइज की नॉलेज से अपने क्लाइंट का जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे होंगे, उसका मुझे नहीं पता उसमें क्या हो रहा है। लेकिन वो मैंने देखा है थोड़ा, अभी कुछ लोगों ने बताया मुझे कि सर ये सिग्नेचर भी बताते हैं, ये न्यूमरोलॉजिस्ट है सिग्नेचर ही बताते हैं, ये वास्तु वाले सिग्नेचर ही बताते हैं, ये वो वाले हैं सिग्नेचर ही बताते हैं। तो मेरे भाइयों, सिग्नेचर स्टैंड बाई चीज़ नहीं है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हमारी एस्ट्रोलॉजी की मदर है। मैं चैलेंज से कहता हूँ, किसी व्यक्ति का न्यूमरोलॉजी चार्ट कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो, कितना ही जबरदस्त वास्तु क्यों ना हो, अगर सिग्नेचर में नेगेटिव लक है माइकल जैक्सन की तरह, या कभी रमेश यादव का, मेरा सिग्नेचर टफ लक का था सर 86 से 2006 तक, अगर टफ लक सिग्नेचर है तो जिंदगी में सिग्नेचर आपको वहाँ वो हालत कर देगा कि वनवास में रहोगे लेकिन राम नहीं कहलाओगे। बिल्कुल। आपने जिस तरीके से चीज़ें बताई और जो भी चीज़ें, मैं वाकई में जो है इंस्पायर हो गया कि जिस तरीके से आपने बताया कि लाइन पहले करने और बाद में करने में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये वाकई में एक चौंकाने वाली चीज़ है, मेरे लिए तो वाकई में बहुत चौंकाने वाली चीज़ है कि मैं तो इस पर कभी गौर नहीं, और मुझे लगता है कि अमूमन लोग इस पर गौर नहीं करते। जी जी जी। एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में शब्द आता है सिग्नेचर योग मेडिटेशन का, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्या चीज़ है? सिग्नेचर योग मेडिटेशन जो शब्द है ये भगवान ने मेरे से ही जोड़ा है। और जब हम गुड लक सिग्नेचर अपने स्टूडेंट को देते हैं तो उसको बोलते हैं रोजाना इसको 20 से 30 मिनट एक कॉपी में ग्रीन पेन से लिखना है। जब कोई व्यक्ति जब पहले हम इसको बोलते थे सिग्नेचर प्रैक्टिस कर ले फॉर 20 से 30 मिनट, तो वो प्रैक्टिस वर्ड है ना थोड़ा अजीब सा लगता था। प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस तो हॉकी की होती, फुटबॉल की होती, क्रिकेट की होती, सिग्नेचर प्रैक्टिस मतलब है ना, बड़ा ऐसा लगता है जैसे आटे में नमक नहीं हो या सब्जी में नमक नहीं हो। तो मैंने कहा ऐसे ही मैं प्रेयर में बैठते इसका क्या नाम दे, तो अचानक नाम आया यार
जब सिग्नेचर हम किसी को कैसे बोलते हैं कि आपको एकांतवास में लिखना है, आपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में करके लिखना है, ठीक है। तो मेडिटेशन कैसे होती है? एकांतवास में होती है, जब हम साइलेंस मेडिटेशन करते हैं और फ़ोन फ्लाइट मोड में रहता है। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई काम व्यक्ति संपूर्णता से करता है वो मेडिटेशन हो जाती है। तो सिग्नेचर जब व्यक्ति साइलेंट में बैठ के गुड लक सिग्नेचर बार बार लिखता है, तो उस थेरेपी को हमने, भगवान ने नाम दिलवा दिया सिग्नेचर योग मेडिटेशन, और उसको भगवान ने मेरा ट्रेडमार्क भी बना दिया है, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन है, गुड लक सिग्नेचर को बार बार लिखने की प्रक्रिया को हम सिग्नेचर योग मेडिटेशन कहते हैं। तो सिग्नेचर की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ की आपने बताया, तो कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका आपने अभी तक सिग्नेचर ठीक कराया और वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं? देखो, सेलिब्रिटियों में नाम तो मैं काफ़ी लोगों के ले सकता हूँ और मेरे लेकिन शायद ये उनको नागवार गुजरे, क्योंकि आजकल क्या है ना, कलयुग में एक नियम है। पहले तो एक नियम क्या था कि नेकी कर दरिया में डाल। क्या कहा गया हमें? सतयुग में नेकी करो और दरिया में डालो। बिल्कुल। और कलयुग में पता है क्या चल रहा है कि नेकी करवाओ। क्या चल रहा है कि कलयुग में नेकी करवाओ और करने वालों को दरिया में डालो। आज देखना आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, जो कोई भी फ़ायदा सरकार ने किया है, जो कोई भी फ़ायदा उसके दोस्त ने किया है, जो कोई भी फ़ायदा उसके टीचर ने उसके लिए किया है, उसकी चर्चा तो कोई करता ही नहीं है। सब कमियां गिनाने में लगे रहते हैं। तो जहाँ तक रही मेरी बात, तो मेरे से सिग्नेचर योग का ज्ञान तो काफ़ी सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन ने लिया है, लेकिन मैं ज़्यादा नाम नहीं बोल सकता, क्योंकि अथेंटिसिटी में ईशांत शर्मा जी ने खुद मेरा नाम बोला है, या हरभजन पाजी ने खुद मेरा नाम बोला है, बड़े लेवल पे बोला है, ठीक है, दो लोगों ने बड़े लेवल पे बोला है। जहाँ तक रही क्रिकेट की बात, तो क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी का नाम एस से शुरू होता है और एक खिलाड़ी का नाम के से शुरू होता है। ओके। दर्शकों में बता दूं, के से शुरू होने वाले खिलाड़ी की जब मेरी मुलाकात हैदराबाद में हुई थी 2014 में, तो उन्होंने कहा था, सर मेरा तो टैलेंट ही नहीं है इंडिया टीम के लायक। ओके। क्या नहीं है? टैलेंट नहीं है। और फिर मैंने कहा, नहीं आप इंडिया खेलोगे? बोला, सर आप तो मोटिवेट कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ मेरी जगह नहीं बनती, मेरी उम्र 26 साल हो चुकी, मैंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है। तो मैंने कहा, नहीं आप खेलोगे, तुम्हें खेलना चाहिए, ये तुम्हारा जर्सी नंबर है, जब भी इंडिया का कॉल आए तो जर्सी नंबर 81 रखना और तुम इंडिया खेलोगे। तो भाई साहब 2014 में मैंने कहा, और वो व्यक्ति 2015 में टीम में आया, 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल गया और जर्सी नंबर उसका 81 था। मुझे लगता है दर्शक समझ गए होंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि दर्शकों, हम किसकी बात कर रहे हैं। सोचना दर्शकों का नाम है। और फिर मैं 2020 में शायद 20 में मैं रांची बैठा था, इंडिया ABC के मैच हो रहे थे, तो एक खिलाड़ी का नाम कहते ना सूर्य कुमार यादव से मेरी मुलाकात हुई, और मैंने वहाँ पे सूर्य कुमार यादव को उनकी पर्सनैलिटी का व्याख्या किया, व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, और तुम किस चीज़ के लिए बने हो, क्रिकेट से तुम्हारा नाता क्या है, तुम्हें क्रिकेट ग्राउंड में तुम्हारी जो ऑरा है वो तुम्हें किस एनर्जी में रखना चाहिए। तो वो मैंने उनका जो स्टडी निकाला, तो ये निकाला, ही इज़ मेड फॉर ओनली टू अटैक द बॉलर। तो मैंने कहा, तुम्हारा जो ऑरा है, तुम जब भी डिफेंसिव होगे, बॉलर तुम्हारा विकेट वैसे ही खा जाएगा जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है सामने पाके। अगर तुमने इंडिया की टीम के 10 रन पे 4 विकेट गिरे हैं या 30 रन पे 4 विकेट गिरे हैं, तुम बैटिंग करने आते हो, तुमने सिर्फ वो खेला कि सूर्या इज मेड फॉर टू अटैक द बॉलर, उस एटीट्यूड से तुम गए, तो तुम दुनिया में स्टार कहलाओगे। सूर्य कुमार यादव, रेडिसन होटल रांची की बात है, इस बात से नहीं मुकर सकते। मेरा उनका 1-1.5 घंटे का सेशन इस मुद्दे पे काफ़ी लंबा रहा। उसके बाद वो इंडिया टीम में आते हैं और पहली गेंद पे, शायद डेब्यू की पहली गेंद पे छक्का लगाते हैं, और आज वो सिक्सर किंग बन चुके हैं, T20 वर्ल्ड के हीरो है। T20 गेम इज़ ऑल अबाउट कि आपको अटैक करना है, लेकिन वो वनडे में क्यों नहीं कामयाब है सूर्य कुमार यादव? वनडे में सूर्य कुमार यादव को जो क्रिकेट फैटर्निटी है, वो उसको कहती थोड़ी देर, कुछ देर बॉल खेल, मैच ओवर अभी लंबे हैं। और मैं क्रिकेट फैटर्निटी को आज फिर दोबारा से सूर्य कुमार यादव के बारे में कहना चाहूँगा, ही इज़ मेड फॉर टू अटैक द बॉल। इसको बोलो अटैक द बॉल करे तो ये वनडे में सबसे ज़्यादा डबल 100 बनाने वाला प्लेयर बनेगा, बिकॉज ही इज़ ओनली मेड टू अटैक द बॉल एंड अटैक द बॉल। आज वो वनडे में फ्लॉप है और T20 के स्टार है, क्योंकि T20 में टीम भी उनको क्या बोलती है कि आप हिट द बॉल करो। मैंने उनको क्या बोला, तुम्हारा ओरा किसके लिए? हिट द बॉल के लिए। तो ऐसे ही काफ़ी लोगों के सेशन मैंने लिए हैं और काफ़ी सफलता उन्हें मिली है। बट आई थैंक्स टू हरभजन पाजी, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत अपलाड किया, ईशांत शर्मा जी, जिनकी वजह से साइंस दुनिया में आई।
बिल्कुल सर। तो इसके अलावा अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में भी आपने बहुत सारे सिग्नेचर्स को एनालिसिस किया होगा उनका और चीज़ों को देखा होगा। तो मैं सबसे पहले हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा उनका फेज़ रहा है और अब आने वाले समय में, क्योंकि 2029 में कयास लगाए जा रहे हैं, 2024 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का उसमें वो पूर्ण बहुमत से नहीं आए, हालांकि हैट्रिक लगाई है उन्होंने, जीत की सरकार बनाई है, लेकिन गठबंधन के साथ लोकसभा पहुँचे हैं। तो क्या 2029 उनके लिए कैसा रहने वाला है सिग्नेचर से? देखो, मोदी जी की बात करें तो मेरे को याद है, मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था 2011 में, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल मैच था। तो मैं मेरी भगवान ने प्रिडिक्शन बनवाई थी उस मैच के लिए कि इस मैच में ये रिकी पॉन्टिंग का आखिरी मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी और अपने घर चली जाएगी, रिकी पॉन्टिंग वनडे भी नहीं खेलेगा। ओके। तो मीडिया वालों ने मेरा वहाँ भूत बना दिया कि सर आप ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी, घर चली जाएगी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने बोल दिया रिकी पॉन्टिंग वनडे भी नहीं खेलेगा, क्या उसकी आपकी मुलाकात हुई है? मैंने कहा मुलाकात नहीं है, बस उसका सिग्नेचर की कैलकुलेशन है, उसका आखिरी वनडर वो भी हार के साथ है। तो एक मीडिया वाले ने गट्स दिखाया जो आपकी तरह था, बोला सर मैं छापता हूँ पेपर में, अगर नहीं ऐसा नहीं हो तो मैं कल आपका भूत बनाऊंगा। तो उसने छापा और वो वही हुआ, रिकी पॉन्टिंग हार गया, उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके 7 दिन बाद संन्यास ले लिया। तो उसी दौरान एक पत्रकार ने सवाल किया था, उस समय मोदी जी का चल रहा था कि मोदी जी अब देश में राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे। तो किसी ने कहा जी मोदी जी का भविष्य क्या है दिल्ली में, उस समय पूछा था। तो उस समय मेरा जवाब बना था मोदी जी का सिग्नेचर देख के कि मोदी जी का सिग्नेचर वो सिग्नेचर है, मोदी जी जब दिल्ली जाएंगे तो जितने भी बीजेपी के नेता हैं उन सबके लीडर मोदी जी बनेंगे। ओके। मोदी जी का सिग्नेचर उनको लीडर ही बनाएगा, जैसे वो गुजरात में सीएम है ऐसे वो बीजेपी के पीएम होंगे अगर वो दिल्ली गए तो। अब फिर मोदी जी बैक टू बैक 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। तो इस साल मेरे को अप्रैल में जब मेरा आज तक वाला हुआ या और के 1-2 इंटरव्यू पे पूछा गया भी मोदी जी का क्या होगा, तो मैंने कहा मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो उनके सिग्नेचर ने, उनकी सत्ता ने विपक्ष को औंधे मुंह गिरा दिया था पिछले 2 इलेक्शन में, इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार अखिलेश भी उठ के आएगा, ममता बनर्जी भी उठ के आएगी, राहुल गांधी भी उठ के आएगा, स्मृति ईरानी हार जाएगी, अरविंद केजरीवाल 0 बन जाएगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ओके। तो और मोदी जी की सीटें, मेरे को भगवान की ऐसी कृपा है, जब पूछा कि सर सीटें बताओ तो मेरे मुंह से निकला था 224 से 240 बीजेपी की सीटें। ऐसा सिग्नेचर में एग्जैक्ट डाटा देख के नहीं बताया जाता, बट वो ब्लेसिंग्स होती है। जब कभी देखते हैं हमें कई बार ऐसी भविष्यवाणियां भगवान से हमसे रिलीज करा रखी, वो कोई सिग्नेचर में कैलकुलेशन नहीं है उतनी एग्जैक्ट। तो अब मोदी जी की सीट 240 ही आ गई। अब अरविंद केजरीवाल का जो आज तक नहीं भी उसको चलाया कि सिग्नेचर के हिसाब से अरविंद केजरीवाल 0 बन जाएंगे, तो वो उसके बाद 0 सीट आई, फिर वो जेल भी चले गए। बिल्कुल। तो सिग्नेचर तो कह लीजिए कि मोदी जी का जब आगे का भविष्य हम देखते हैं 2029 तो मोदी जी का 2029 तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी का अभी जो सिग्नेचर, मोदी जी ने एक इंग्लिश सिग्नेचर बनाया है, एन बना के। तो मोदी जी का इंग्लिश सिग्नेचर हो, हिंदी सिग्नेचर हो, देखो जैसे क्रिकेटर नहीं होता, क्रिकेटर बहुत अच्छा फिटनेस क्रिकेटर, वर्ल्ड चैंपियन है कोई, उसका भी एक रिटायरमेंट टाइम आता है। या तो वो अपनी, है ना, कहते हैं अपने पूरे ब्लड को यंग ब्लड बनाए तभी खेल सकता है, ठीक है। जैसे जवानी का खून अलग होता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजी होती है। आपकी एस्ट्रोलॉजी आपको दिलाती है, सत्ता दिलाती है, गद्दी दिलाती है। तो मोदी जी की एस्ट्रोलॉजी ने जो उनको दिलाना था दिला दिया। अब जो मोदी जी की एस्ट्रोलॉजी है वो वैसी है जैसे जब हवाई जहाज चलता है और वो तूफान में फंस जाता है बादलों में, तो ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो मोदी जी की एस्ट्रोलॉजी में अभी स्मूथ टाइम चला गया। अब मोदी जी को एस्ट्रोलॉजी झटके मारती रहेगी, और वो झटके मार के मोदी जी कब तक उन झटकों को सह पाएंगे, इसमें कोई टाइम पीरियड मैं नहीं देना चाहूँगा, बट मैं इतना ही कहूँगा कि 2029 तो मोदी जी के लिए बहुत दूर है। ओके, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत दूर है 2029 इस सिग्नेचर के हिसाब से। और मैं चाहता हूं कि मोदी जी से मेरी मीटिंग हो और मोदी जी को मैं सिग्नेचर साइंस, अब मोदी जी ने देखो कपूर खानदान को टाइम दिया, अगर मोदी जी ने कभी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर को टाइम दे दिया तो मेरा दावा आपसे, मोदी जी जब इस साइंस को समझेंगे तो मन की बात में चर्चा करेंगे कि सिग्नेचर साइंस को सीरियस लेना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि इससे पूरे देश में युवाओं में पॉजिटिविटी आएगी, देश का पॉजिटिविटी आती है, देश का विकास और देश में सुख और कहते हैं ना सहजता आ जाती है। और खुद मोदी जी को, अगर मोदी जी चाहेंगे कि रमेश जी 2029 में अब चमत्कार दिखाओ 2029 में प्रधानमंत्री का, तो वो सिग्नेचर योग भी मैं मोदी जी को देने को रेडी हूँ कि मोदी जी 2029 में फिर प्रधानमंत्री बने
और फिलहाल जो मोदी जी का सिग्नेचर है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा कि वो 2029 में प्रधानमंत्री बने। ओके, तो जैसे कि आपने यहाँ भी हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी की बात की। अरविंद केजरीवाल जो है सत्ता से अभी हट गए हैं, हालांकि विधानसभा का चुनाव है जिसमें ताल ठोक रहे हैं, सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे उनके सिग्नेचर के माध्यम से? अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर में बात है हीरो जीरो हीरो जीरो हीरो जीरो। अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर की एनर्जी ये कहती है कि हीरो बनेंगे, फिर जीरो बनेंगे, फिर हीरो बनेंगे, फिर अब अरविंद केजरीवाल जीरो तो बन चुके। वो दिल्ली में 7 सीट हार गए, वो जेल चले गए। अब आ रहा है ये चुनाव। अब इस चुनाव में अगर मुझसे उनका सिग्नेचर की एनर्जी पूछें तो उसकी सिग्नेचर की एनर्जी कोई उनको सपोर्ट ही नहीं है। ओके, कोई इतनी सपोर्ट नहीं कर रही कि वो मैं दावा ठोक दूँ वो बनेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे हम कहते हैं कि जैसे देश में चुनाव था, देश में क्या था, चुनाव था, तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ये बीजेपी कहती थी। बिल्कुल, पूरा देश जानता है, हकीकत जानता है कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष कोई चेहरा ही नहीं दे पाया जो नरेंद्र मोदी के साथ दो हाथ कर सके। विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो देश में, जैसे नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलरिटी है उससे वो मतलब थोड़ा बहुत 70-80% भी मैच कर रहा हो कोई एक सिंगल चेहरा देश में। तो मोदी जी जो प्रधानमंत्री तीसरी बार इसलिए नहीं बने, उनके ज्योतिष बढ़िया थे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री इसलिए बने कि जो अब विपक्ष था वो उनके साथ लड़ाई में ही नहीं था। ओके, ऐसे ही केजरीवाल की जो लॉटरी खुल सकती है तीसरी बार मुख्यमंत्री में, वो सिग्नेचर तो लॉटरी नहीं खोल रहा, बट मुझे जो मेरे को जो समझ में आ रहा है, कहते हैं ना, जो मेरे वाइब्रेशन आ रहा है, केजरीवाल की लॉटरी तीसरी बार सीएम में इसलिए खुल सकती है कि मैं जब देखता हूँ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ, तो जैसे केजरीवाल दिल्ली का नेता है ऐसे बीजेपी के पास और कांग्रेस का कोई दिल्ली का नेता नहीं है। जैसे देश में मोदी जी के सामने विपक्ष के पास नेता नहीं था, दिल्ली में केजरीवाल के सामने विपक्ष के पास नेता नहीं है। बाकी सिग्नेचर उतना सपोर्ट नहीं कर रहा कि केजरीवाल को मैं कह दूं वो जीतेगा। सर जैसे कि अभी हरियाणा में चुनाव था, कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र हुड्डा का नाम चेहरा सीएम पद के लिए आगे था। भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे हरियाणा में इलेक्शन हुआ। सारी मीडिया एक तरफ कांग्रेस की दिखा रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनी है। एटलीस्ट मतलब जब काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग के टाइम पे भी कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अचानक से पासे पलटे। भूपेंद्र हुड्डा का जो चेहरा था उनका जो है नीचे आया और बीजेपी की सरकार बन गई। क्या कारण हो सकता है? एक तो मैं चाहूँगा कि जब ये पॉडकास्ट रिलीज हो तो इसमें जो दीपेंद्र हुड्डा का सिग्नेचर है वो आप स्क्रीन पे जरूर दिखाना। मैंने तो देखा हुआ है। मैंने जैसे 15-20 सितंबर के आसपास अपने दोस्तों से पूछा कि भी क्या होगा, तो जीवन जो बीजेपी के रिलेटेड मेरे शिष्य थे, मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा गुरुजी कुछ भी इस बार तो कांग्रेस आ रही है। मैंने थोड़ा ध्यान लगाया, मैंने देखा चुनाव का रिजल्ट 8 तारीख को आ रहा है, ठीक है, 8 अक्टूबर। अब दूसरे ज्योतिष वाले क्या कहें वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर 8 को कुछ बात होगी तो मोदी जी के ठाठ होंगे। ओके, तो मैंने कहा यार 8 तारीख को चुनाव आ रहा, तो 8 तारीख को मोदी जी के चेहरे पे मुस्कान तो पक्का आएगी। चाहे छत्तीसगढ़ लाए चाहे हरियाणा लाए, मुस्कान मोदी जी के चेहरे पे आएगी। फिर मैंने देखे कि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा चेहरा है सीएम का, तो भूपेंद्र हुड्डा सीएम का चेहरा है, तो उससे ज़्यादा शोर मचा रहा था दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भाई, क्योंकि कांग्रेस के पूरे युवा कार्यकर्ता जो थे, जो भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ता थे, वो शोर मचा रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा, हमारा दीपेंद्र हुड्डा भाई, दीपेंद्र हुड्डा। तो जो भूपेंद्र हुड्डा की किस्मत थी वो बिल्कुल सीएम के लायक थी। बिसाइड दीपेंद्र हुड्डा की जो किस्मत है उसमें राजयोग हो। दीपेंद्र हुड्डा की सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में राजयोग नहीं है। मैं पिछले 1-2 साल से वार्निंग दे रहा था, इसलिए वो बहुत अच्छा काम करके बीच में एक बार चुनाव हार चुके हैं, ठीक है। जितना काम दीपेंद्र हुड्डा ने एक सांसद के तौर पे रोहतक में किया है, मैं दावे से कह सकता हूँ इतना काम किसी भी सांसद ने किसी इलाके में इंडिया में आज तक नहीं किया है। फिर भी उनके सिग्नेचर ने उनको चुनाव हरवा दिया पिछला। इस बार वो जीत गए और इस बार सारी एनर्जी किस पे लगाई थी दीपेंद्र ने कि मेरे पापा सीएम बने। जब आपका सिग्नेचर बैड लक होता है, टफ लक होता है, तो आपको मनचाही मुराद पूरी नहीं होती। और बाप बेटे की सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सिंक्रोनाइज करती है। सिद्धार्थ मालिया, विजय मालिया का बेटा, जैसे विजय मालिया के बिजनेस को डबो दिया, तो इस बार जो सीएमशिप थी दीपेंद्र हुड्डा की वो चली गई दीपेंद्र हुड्डा के टफ लक सिग्नेचर की वजह से बीजेपी के हाथों में। और बीजेपी का हाथ ये क्यों आई,
क्योंकि 8 तारीख को जो इलेक्शन परिणाम था वो मोदी जी के लक्की डेट है। बिल्कुल। और नायब सैनी जी जो हैं, नायब सैनी जी का मैंने कुछ नहीं देखा है, पर नायब सैनी जी का जो मैं ओरा देख पा रहा था उससे मुझे ये जरूर लग रहा था कि जिस तरह कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को खा चुके हैं, हम तो अभी हम होंगे, तो मैं ये कहता था ऐसा नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू बी टफ फाइट। और नायब सैनी जी इतनी आसानी से उस कुर्सी पे नहीं बैठ गए, तो मतलब इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और अब फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, नायब सैनी जी के चलते, नायब सैनी जी को कुछ लोग बोल रहे थे 6 महीने बनेंगे, 1 साल बनेंगे। नायब सैनी आने वाले टाइम में हरियाणा की राजनीति और देश की राजनीति में हरियाणा के बीजेपी के सबसे बड़े लीडर साबित होंगे। ओके, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन। और हरियाणा में अगर बीजेपी सरकार नायब सैनी को सेंटर में ना बुला के सिर्फ हरियाणा में रखती है, तो मैं फिर आपको प्रेडिक्शन करता हूं कि अगला चुनाव भी नायब सैनी ही जीतेंगे। नायब सैनी जी जैसे गुजरात के नरेंद्र मोदी थे, ऐसे नायब सैनी हरियाणा में साबित होंगे। कहने का मतलब है कि बीजेपी अभी, अगर नायब सैनी वहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं तो अभी बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। तो जैसे कि आपने राजयोग की बात की, तो एक नाम हमारे देश में आज लोकसभा नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वो इस बार चुनाव में राहुल गांधी। बहुत लंबे समय से एक पारिवारिक उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लंबे समय से प्रधानमंत्री बनने की उनकी आस जो है कांग्रेसियों में और कांग्रेस समर्थक जो हैं उनके बीच में है। क्या राहुल गांधी अपने सिग्नेचर के माध्यम से, आपने जैसे एनालिसिस किया हो, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? देखो, किसी भी चीज़ में जो राहुल गांधी का गुड लक था, मैंने बताया था राहुल गांधी 2024 के चुनाव में एक ब्रांड बन के उभरेंगे, उनकी प्रगति होगी, वो हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अब उस प्रगति के बाद किसी भी जगह आपका ज्योतिष आपकी प्रगति कराता है, बट उसके बाद आपको उसके हिसाब से जो पॉलिटिक्स की जो रिक्वायरमेंट है उसका भी एक आदमी के पास फ्रेमवर्क होना चाहिए, माइंड होना चाहिए। बाकी सिग्नेचर के चलते मैं राहुल गांधी के बारे में इतना ही कहूँगा, जो सिग्नेचर भी राहुल गांधी लिख रहे हैं ये इनको प्रधानमंत्री की गद्दी तक नहीं ले जाएगा। ओके, तो राहुल गांधी को सिग्नेचर बदलने की ज़रूरत है जी। तो सर, आज का सेशन वाकई में बड़ा कमाल रहा। अब आखिर में जाते जाते मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे युग चरण के जो दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कोई एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे आप? दोस्तों, सभी को मैं एक संदेश देना चाहूँगा, अपना सिग्नेचर जब भी लिखें नाम सरनेम जरूर लिखें। नाम का भी लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, और सिग्नेचर में सरनेम का लेटर भी कैपिटल हो जाए तो सुभान अल्लाह हो जाएगा। सिग्नेचर करने के बाद कभी अंडरलाइन ना लगाएं। अगर आपके सिग्नेचर में अंडरलाइन लग रही है ऑलरेडी, तो आज के बाद पैटर्न चेंज करें, पहले अंडरलाइन फिर सिग्नेचर करें। और सिग्नेचर लिखने के बाद पेन को कभी बैक ना लाएं। आपके सिग्नेचर में कोई आई वर्ड आ रहा है, कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, जे आ रहा है जिसमें आपको डॉट लगानी है, तो आप जैसे राजीव है तो RAJ, फिर आप डॉट लगाइए, फिर आई, फिर डॉट लगाइए, फिर वी लिखिए। आप वी लिख के जे और आई पे डॉट लगाएंगे तो फिर आपकी प्रोग्रेस में आपकी कहते हैं ना जर्नी हिचकोले खाएगी। तो सिग्नेचर का एक ही मंत्र है, जब लिखने लगे तो सिर्फ सीधे दाएं हाथ को चलते जाइए, और जो डॉट वगैरह आए वहाँ पेन उठाइए, डॉट लगाइए, फिर लेटर को कनेक्ट कीजिए और सिग्नेचर को पूरा कीजिए। जीवन में आनंद उठाएं। बिल्कुल सर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय युग चरण के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋषभ जी, आपके सामने बैठ के और ये चर्चा करने में आनंद आ गई। और एक्सीलेंट पर्सनालिटी, और आपको देख के मैं कह सकता हूँ आपके सिग्नेचर में अंडरलाइन बाद में है, तो आज के बाद पहले लगाइए आप। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी रमेश राही जी, जिन्होंने बताया कि सिग्नेचर में पहले अंडरलाइन और बाद में अंडरलाइन लगाने से बहुत बड़ा फर्क आता है। डॉट पहले लगाने से, साथ के साथ लगाने से और बाद में लगाने से भी बहुत बड़ा फर्क आता है। सिग्नेचर आपके भाग्य को बदल सकता है और आपके जीवन में रुकावटें भी पैदा कर सकता है। तो मेरी आशा है आपको इस सेशन से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आगे आप उन्हें फॉलो करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण। धन्यवाद।